friends, today we are going to study about design procedure in machine design. What is the design? The machine design is the process of material selection, shape, size and arrangement of mechanical element so that machine can perform desired task. कोई भी अगर मशीन है अपने पास, वो किसके लिए हम बनाते हैं? कोई एक डिज़ायर टास्क परफॉर्म करने के लिए. तो वो डिज़ाइन जो डिज़ायर टास्क जो है उसको परफॉर्म करवाने के लिए उस मशीन का कोई स्पेसिफिक साइज़ होना ज़रूरी है, शेप होना ज़रूरी है, उसके लिए कौन सा मटेरियल हमें सिलेक्ट करना है वो ज़रूरी है, और वो सारे पार्ट्स को एक अरेंजमेंट में रखना भी ज़रूरी है. तो ये सारी प्रोसेस एक साथ अगर हम मिलाते हैं तो वो है मशीन डिज़ाइन की प्रोसीजर. मतलब कि मशीन डिज़ाइन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको मटेरियल सिलेक्ट करना है, उसका शेप सिलेक्ट करना है, साइज़ सिलेक्ट करनी है और सबको एक अरेंजमेंट में रखकर एक ऐसा मैकेनिकल एलिमेंट बनाना है जिससे मशीन का डिज़ायर टास्क परफॉर्म हो सके. तो इसको हम कहेंगे डिज़ाइन मशीन डिज़ाइन. अब डिज़ाइन प्रोसीजर क्या है? मशीन डिज़ाइन तो हो गई, लेकिन मशीन डिज़ाइन करने के लिए प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है डेफिनेशन. प्रॉब्लम डेफिनेशन, किसके लिए कौन सा काम करना है वो हमारे पास होना ज़रूरी है. ठीक है, मतलब कि हम मैकेनिकल एलिमेंट जो बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, कौन सा आउटपुट हमें चाहिए वो हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है. और ये हमारे गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एक नया सब्जेक्ट आया है, डिज़ाइन इंजीनियरिंग. उसमें भी हम पहले यही करते हैं कि हमें आउटपुट क्या होना चाहिए हमारा. तो डिज़ायर्ड आउटपुट के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए कि हमें ये आउटपुट फाइंड करना है. दूसरा इनपुट, उसके लिए हमें इनपुट क्या हम लगाएंगे. तो सबसे पहले प्रॉब्लम अगर हम जब भी डिफाइन करते हैं उसके लिए हमारे पास इनपुट होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, और कौन सी कंडीशन में हमें वर्क करवाना है वो हमारा हो गया कंस्ट्रेंट. तो हमारे पास इनपुट है, आउटपुट है और कंस्ट्रेंट भी है, तब जाके हमारे पास डेफिनेशन मिलेगी प्रॉब्लम की. उसके बाद स्टेप है सिंथेसिस. सिंथेसिस का मतलब कि जो भी प्रॉब्लम हमने डिफाइन किया हुआ है उसका टोटली इवोल्यूशन, कि जो भी वर्क हमें करना है उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म चाहिए, कौन सा शेप का मैकेनिकल एलिमेंट चाहिए, वो सब हम अगर डिफाइन करेंगे तो उसको हो गया सिंथेसिस. उसके बाद है एनालिसिस ऑफ फोर्स. अगर हमें फोर्स का एनालिसिस करना है तो जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा, ठीक है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें लेना है. मतलब कि सारे पार्ट को अलग कर देना है. हमारे पास सपोज कॉम्प्लेक्स एलिमेंट जैसे कि हम ले लेते हैं क्वार्टर जॉइंट. क्वार्टर जॉइंट में 3 पोर्शन होता है, क्वार्टर होता है, सॉकेट होता है और कॉलर होता है. ठीक है, तो सॉकेट, स्पाइगोट, कॉलर, क्वार्टर, सारे पार्ट्स को हमें क्या करना है, अलग अलग कर देना है और बाद में एनालाइज करना है कि हर एक पार्ट के ऊपर कितना लोड अप्लाई होता है. ठीक है, सपोज हमारे पास इस तरीके का एक क्वार्टर जॉइंट है, तो ये क्वार्टर हो गया, ये आपका हो गया सॉकेट, यहाँ पे आपका क्या होगा, स्पाइगोट होगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कॉलर. तो ये सारे पार्ट्स को क्या करना है, अलग अलग लेना है. सपोज मैंने यहाँ पे क्वार्टर ले लिया, क्वार्टर पे मेरा कितना फोर्स अप्लाई होगा, कौन सा लोड अप्लाई होगा, कौन सा स्ट्रेस अप्लाई होगा, क्योंकि हमें पता है कि हर एक पार्ट पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अप्लाई होते हैं. तो हर एक पार्ट को क्या करना है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करना है और बाद में एनालाइज करना है कि कौन कौन से फोर्स वहाँ पे अप्लाई होंगे, कौन कौन से स्ट्रेस वहाँ पे अप्लाई होंगे. टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, सीए स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, टॉर्सनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा. तो ये अलग अलग फोर्सेस, ये अलग अलग टाइप्स के स्ट्रेसेस आपको डिफाइन करने हैं. उसके बाद हो गया मटेरियल. उसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, मटेरियल सिलेक्ट करना है कि मेरे पास इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये मेरी डिज़ाइन है, ठीक है, ये शेप का मुझे एक मैकेनिकल एलिमेंट्स बनाना है, उसके ऊपर इतने फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो फोर्स को के लिए कौन सा मटेरियल मेरा सूटेबल है. जैसे कि सपोज आप ले लो कास्ट आयरन, आपके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो कंस्ट्रेन कर पाएगा, लेकिन उसके जगह पे अगर आप एल्यूमिनियम ले लो तो वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए मटेरियल सिलेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर है. उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप अगर आप लोगे तो क्या है, मोड ऑफ फेल्योर्स. आपने मटेरियल तो सिलेक्ट कर लिया,
लेकिन फ्लक्चुएटिंग लोड्स अप्लाई होते हैं, स्टैटिक लोड अप्लाई होता है, डायनेमिक लोड अप्लाई होता है, शॉकिंग लोड भी अप्लाई होगा। तो ये सारे लोड की वजह से कौन कौन से पॉइंट पर आपका जो भी मैकेनिकल एलिमेंट्स है वो फेल होगा, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मटेरियल सिलेक्ट कर दिया उसके बाद वो फेल नहीं होगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई होता है, ज़रूरत से ज़्यादा लोड अगर आप अप्लाई करोगे तो वो फेल भी हो जाएगा। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले कौन सा मटेरियल फेल होगा, मतलब कि कौन से जगह पे फेल होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लूँ कि हमारे पास नकल जॉइंट है, तो नकल जॉइंट में सबसे पहले फेलियर कहाँ पे होता है, नकल पिन में होता है। मतलब कि हमें पता है कि नकल पिन सबसे पहले फेल होगी। ठीक है, इस तरीके से कोई भी मैकेनिकल मैकेनिज्म अगर आप बनाते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन से मोड पर सबसे पहला फेलियर होगा। उसके बाद का स्टेप है सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास मटेरियल का अलोएबल स्ट्रेस होता है, सिग्मा अलोएबल, ये हमारे पास होता है ऑलवेज। किसके लिए होता है, मटेरियल के लिए होता है। लेकिन जब भी मैकेनिज्म अगर आप बनाओगे तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स अप्लाई होने की वजह से उसका रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई होगा, और वो रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। अगर वो स्ट्रेस अलोएबल स्ट्रेस से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपका मटेरियल जो भी आपका जो मैकेनिकल एलिमेंट्स आपने बनाया हुआ है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये फेल्योर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो भी सहन कर सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो कंस्ट्रेन कर सकता है मटेरियल, उससे कुछ कम अलोएबल स्ट्रेस हम रखते हैं। कि सपोज 80 मेगा पास्कल हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस की लिमिट है, ये हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस की लिमिट है। लेकिन हम क्या करेंगे, 60 अलोएबल स्ट्रेस रखेंगे, सिर्फ 60। अगर 60 से ज़्यादा होगा तो हम वो मशीन बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये 60 और 80 के बीच का जो 20 मेगा पास्कल का गैप जो पड़ रहा है उसको हम कहेंगे सेफ्टी प्रोसीजर, सेफ्टी पोर्शन। कि उसमें अगर कोई भी शॉकिंग लोड अप्लाई होता है, अगर फ्लक्चुएटिंग लोड की वजह से भी 60 के ऊपर जाता है, क्योंकि थियोरेटिकल जब भी हम फाइंड करेंगे आंसर तो वो अलग होगा, और प्रैक्टिकल जब करेंगे तो वो आंसर भी अलग होगा। तो थियोरेटिकल अगर हमने ले लिया अलोएबल स्ट्रेस के 60 हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई होता है मैकेनिज्म पे, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली भी वो 60 मैक्सिमम जाए, 60 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो हमने गैप रखा 60 और 80 के बीच का, वो हमारा हो गया सेफ्टी प्रिकॉशंस बोलते हैं हम, कि पहले से प्रिकॉशन लेते हैं। तो इसीलिए हमें क्या फाइंड करना होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करने के बाद, स्ट्रेसेस फाइंड करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशंस फाइंड करने हैं। किसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं, मैकेनिज्म के, क्या कितनी उसकी थिकनेस होगी, कितनी लेंथ होगी, कितनी विड्थ होगी, ये सब हम फाइंड करेंगे। उसके बाद अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं और डायमेंशन फाइंड करने के बाद अगर ज़रूरत है तो हम डायमेंशन को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, और बाद में क्या करेंगे, ड्राइंग बना देंगे। अब ये ड्राइंग क्यों बनाना है, क्योंकि आपने क्या किया, डिज़ाइन बनाया। तो डिज़ाइन बनाने के बाद आप जब भी ड्राइंग प्रिपेयर करोगे, ड्राइंग बनाओगे मैकेनिज्म बनाने का, तो वो ड्राइंग आप किसको पास करोगे, प्रोडक्शन इंजीनियर को। एक बार ये ड्राइंग प्रोडक्शन इंजीनियर के पास चला गया, उसके बाद वो क्या करेगा, अब इसके हिसाब से प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, मैकेनिज्म बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर आपका ड्राइंग गलत होगा तो उसका प्रोडक्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये सारी स्टेप्स प्रिकॉशंस के साथ आपको क्या करना है, लेना है। उसके बाद डिज़ाइन का रिपोर्ट रेडी होगा। डिज़ाइन का रिपोर्ट रेडी होने के बाद कस्टमर के फीडबैक के लिए मटेरियल्स को भेजा जाएगा। अगर कस्टमर ये डिज़ाइन को मॉडिफाई करना चाहता है तो रिपीट द होल प्रोसेस इफ़ एनी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय द फीडबैक। तो ये हो गया आपका डिज़ाइन प्रोसीजर। थैंक यू।